हेलो, मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज मैं बात करूंगा ब्लड कार्पसल्स का जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, या ब्लड सेल इसको कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स, या इसको एंड भी कर सकते हैं, ये और नहीं एंड करेंगे क्योंकि ये पाया जाता है मैमल में, और ये अदर देन मैमल है ना। प्लेटलेट इसलिए कहते हैं, जैसे एक प्लेट का मान लिया, प्लेट है और ये टूट गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, है ना। तो ये होता है मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में, और ये कन्वर्ट कर जाता है ब्लड प्लेटलेट में। जबकि एम्फीबिया वगैरह में ये स्पेंडिल शेप्ड होता है, तब इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और दोनों का एक ही काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को फ्लो कराने वाला कौन सा मॉलिक्यूल शरीर में होता है? बोलिए मुस्कान। केमिकल का नाम बताना है, सेल का नहीं, जिससे सिक्रीट होता है। बोलिए। रेगुलर टिश्यू में पढ़ाए थे, और आपको कल डब्ल्यू WBC में भी पढ़ाए हैं, दो जगह है। हाँ बोलिए। एक तो मास सेल बोले, दूसरा, दूसरा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल में कौन सा? तीन में कोई एक है। बेसोफिल, बेसोफिल का परसेंटेज 0 to 1% था ना, तो इसका मतलब अगर जीरो भी है तो वहाँ पे एक मास सेल है। तो हेपरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, तीन तरह का केमिकल रिलीज करता है। तो वो शरीर में ब्लड को हमेशा सर्कुलेट कराते रहता है। और सर्कुलेट होगा तभी क्या होगा कि आपका न्यूट्रिएंट सब जगह जाएगा, एस्किटी मटेरियल वहाँ से निकलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्लॉट हो गया, इसका मतलब हेपरिन काम करना बंद कर दिया, जैसे ब्रेन में क्लॉट या ब्रेन हेमरेज कहते हैं, है ना। तो क्लॉटिंग भी जरूरी है, लेकिन जहाँ डैमेज होता है सब जगह क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। तो जहाँ डैमेज होता है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उसको हम आ, उसका जो रिपेयर करने का काम होता है। जैसे ब्लड कार्पसल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। आदमी से ऑक्सीजन कैरी करता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है कंपाउंड के रूप में। WBC का काम है, बहुत सारा काम है उसका। इम्यून सिस्टम कंट्रोल करना, फाइगोसाइटिक काम है। फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन यानी कि BP वगैरह कंट्रोल करना, ये सब काम है। हेपारिन भी है, सर्कुलेट भी कराता है। लेकिन कहीं अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम भी तो करना चाहिए, तो वो काम कौन करता है? ब्लड क्लॉट, ये थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट। तो इसका डिफिनीशन होगा, द ब्लड सेल्स which are responsible for clotting of blood externally or internally is called blood platelet और थ्रोम्बोसाइट्स। यानी अगर मैमल है तो ब्लड प्लेटलेट बोलेंगे, और अगर अगर मतलब दूसरा वर्टिब्रेट है तो हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। अदर अदर वर्टिब्रेट में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे फीसेज है, एम्फीबिया बोलिए उसको, एम्फीबिया है, रेप्टेलिया है,
और एक कौन आ जाएगा, एप्स, मतलब बर्ड्स है, नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह का ये वाला होता है, ये ये मैमल में ऐसा होता है, यानी ये मेगा कैरियोसाइट्स है, इसमें डीएनए वगैरह होगा, ये टूट करके आपको इस तरह का बन जाएगा प्लेटलेट के रूप में। और कभी जॉन्डिस वगैरह हुआ, ये डेंगू वगैरह अटैक करता है, तो ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड प्लेटेट देखा जाता है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.5 लाख इसकी संख्या, समझे। और इसका जो लाइफ स्पन होता है करीब 1 सप्ताह होता है, तो यानी 3.5 लाख तक होना चाहिए। तो आगे हम इसके बारे में अगर हम लिखें तो आ, लिखेंगे, ब्लड प्लेटलेट के बारे में हम लिख रहे हैं, सेल्स फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ऑफ रेड बोन मैरो इज ब्लड प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, कैसे ब्लड क्लॉटिंग करता हो तो हम बाद में बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वहाँ पे प्लेटलेट के जैसा होता है, ठीक है, प्लेटलेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी पीस ऑफ प्लेट कह सकते हैं, पीस ऑफ ए प्लेट, प्लेट लाइक। अगर हम इसका न्यूक्लियस की बात करें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि ये बनता ही है मेगा कैरियोसाइट से, मेगा मतलब लार्ज, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस से बनता है, इसलिए इसको हम नॉन न्यूक्लिएटेड कहेंगे, ठीक है। नंबर्स की बात करें, अच्छा इसका शेप की बात करें, तो शेप होता है बाई कन्वेक्स एंड राउंड। नंबर्स की बात करें तो 1.5 लाख से 5 लाख, यानी कि नंबर्स हम अगर बात करें इसका, इन द बॉडी, ये होगा कम से कम इतना हो चाहिए, 1 लाख टू 3 लाख, है ना, यानी कि ये एवरेज कम से कम होना चाहिए 25,000, दाएं से 11,000, 10,000, लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, इतना, ठीक है। साइज की बात करें, साइज इसका होता है 3 μm का। लाइफ स्पन की बात करें, लाइफ स्पन इसका होता है 1 वीक, अबाउट 1 वीक, यानी ये आपको 2 से 14 दिन एवरेज, अबाउट यहाँ कर दें, अबाउट 1।
ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन ऑफ इट इज ब्लड क्लॉटिंग, ये इसका फंक्शन है। ठीक है। अब कैसे ब्लड क्लॉटिंग करता है इसके बारे में आगे हम देखेंगे। एक्सटर्नली या इंटरनली कहीं डैमेज हुआ तो खून बहना शुरू करता है ना। अंदर वाला दिखेगा नहीं, बाहर वाला दिखेगा। तब वहाँ सबसे पहला फैक्टर होता है रफनेस। आप कई फीट थाली ले लें, पीतल का, सोने का, चांदी का, और उसमें ब्लड रखेंगे तो उसका जो थक्का जमेगा ना, वो अलग अलग तरीके का जमता है। तो जैसे ही वो टूटता है तो वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में कैल्शियम आयन होता है, उसके साथ जुड़ करके एक एंजाइम में बदल जाता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में एक और हमने आपको बताया था प्रोटीनस हार्मोन होता है, प्रो हार्मोन के रूप में, प्रोथ्रोम्बिन, उसको वो कन्वर्ट कर देता है इन एक्टिव फॉर्म में, और उसको कहते हैं हम थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, लिक्विड प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा का कंपोनेंट आपको याद रखना पड़ेगा, और उसका नाम था फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड फाइबर लाइक, तो उसको फाइब्रिन कहते हैं। आपको प्रोटीन पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे क्या, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड ड्राई प्रोटीन। और जो ड्राई प्रोटीन में भी बताए थे दो, कौन कौन सा, प्राइमरी ड्राई प्रोटीन, सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन। तो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन में आपको चावल को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है। तो वहाँ प्रोटीन टूटता नहीं है, खाली वो फॉर्म उसका चेंज करता है। अंडे को गर्म करेंगे तो उबालेंगे तो वो जम जाएगा, वहाँ सिर्फ वो कोगुलेट कर गया लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में। और उसी तरह से फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, वो अपना रूप खाली बदल लिया। लेकिन उसी को फिर यूज करते हैं, हम खाते हैं, पेट में जाता है एसिड वगैरह तो उसको तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में। तो फाइब्रिन जो रेसा लाइक होता है, रेसा क्या होगा, आपस में उलझ जाएगा नहीं, तो उसको हम नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन कहते हैं। उसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट गुथ गया, तब उसको क्लॉट कहते हैं। 2 से 15 मिनट में क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कमी है। और 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और वो क्लॉट हो गया, तब उसके बाद वहाँ से एक रिपेयरिंग हो गया, उसके बाद वहाँ से निकलता है येलोइस कलर का एक सीरम फ्लूइड, उसको सीरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम, क्योंकि प्रोटीन तो बदल गया फाइब्रिनोजेन में, फाइब्रिन में, बाकी जो बचा वो सब निकल गया, मरा हुआ जर्म्स वगैरह बेकार चीज, तो उसको कहते हैं सीरम। और तब रिपेयर, वहाँ पे रिपेयरिंग हो गया। इस पूरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। हम उसको हम देख, इसी चीज़ को हम देखिए बताते हैं, तो उसको कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखिए क्या बोले थे, एक्सटर्नल टिश्यू, एक्सटर्नल टिश्यू मतलब बाहरी मार, किसी को मारा तो ब्लड गिर रहा है, बाहरी मार हुआ। और भीतरिया मार, यानी कि मारा तो अंदर का टिश्यू टूट गया, तो इंटरनल टिश्यू। और ये डैमेज हुआ, डैमेजिंग काउज रफनेस, समझे। डैमेज होगा तो क्या होगा, रफनेस होगा। और उसके बाद अनरिलीज्ड, अनरिलीज्ड केमिकल ऑफ लिपिड नेचर, और इसको कहते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो, क्या कहेंगे इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ठीक है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यानी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस सी ए प्लस प्लस, और तब ये कन्वर्ट कर जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एज आ जाता है, कहीं पर भी एज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एंजाइम है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? कन्वर्ट, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव हार्मोन है, या इसी को हम प्रो हार्मोन कहते हैं, और इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव हार्मोन। यानी ये काम करेगा, ये रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो लिक्विड प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, ये लिक्विड प्रोटीन है, ये इस फॉर्म में पाया जाएगा। इसको ये कन्वर्ट कर देगा सॉलिड प्रोटीन, सॉलिड फाइबर लाइक प्रोटीन। यानी ये इस तरह से, ठीक है। यानी ये थ्रोम्बिन ये नहीं कन्वर्ट कर रहा, ये कर रहा, और ये क्या करेगा? नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में बदल जाएगा, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में बदल जाएगा। यानी इस तरह के उलझ गया है। और इस नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में अगर हम देखें, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में अगर यहाँ पे ब्लड सेल्स आकर के उलझ गया, और तब ये क्लॉट कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट। ये क्या होता है? 2 to 15 मिनट में रिपेयरिंग होगा, रिपेयर टिश्यू, प्लस एक येलोइश कलर का फ्लूइड रिलीज करेगा, इसको सीरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? और हमारे से अगर अगर ये टाइम ले लिया 2 घंटा, तो बीमारी होता है, उसको कहते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के बारे में आपको पढ़ना जेनेटिक है। तो इसके बाद है फैक्टर्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट। इसको 2 भाग में करेंगे, दीज आर। एक कर देंगे द मेन फैक्टर, दूसरा कर देंगे द एसेसरी फैक्टर। यानी हम फिजिकल फैक्टर भी कर सकते हैं, एसेसरी फैक्टर ही रहने फैक्टर।
अगर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे आप लिख लेंगे, बोर्ड में था उधर हम लिख लिए। ये जरूरी नहीं कि आप इसको इधर घुमा दें, यहाँ नीचे नहीं जगह था है, यहाँ पे नीचे नहीं जगह है, इसीलिए हमने इस तरह से कर दिया, आप ऊपर ही घुमा दें, इसलिए तो ये हमको वाइट देना पड़ा। यहाँ पे कर रही हैं। मेन फैक्टर में आपको होता है जेनेटिक फैक्टर है, कैल्शियम है, विटामिन के है, और भी कई हैं। 13 फैक्टर है, अबाउट 13 फैक्टर। द मेन फैक्टर में पहला हम लिखेंगे, द मेन फैक्टर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। These factors are found in the form of compound ions and genetic material। ये कंपाउंड के रूप में भी होता है, आयंस के रूप में भी होता है, और जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी होता है। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा। इसमें आपको फाइब्रिनोजेन है, लिक्विड प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन आपका प्रो हार्मोन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि नहीं सिक्रीट होगा, तो कैल्शियम आयन है, प्रोएसिलिन है, एसिलिन है, प्रोकन्वर्टिन है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडिसेंट है, हॉगमैन फैक्टर है, लोकी लॉट फैक्टर। कितने फैक्टर? 9 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है, नीट में भी पढ़ना है आपको, पीएससी में जाएंगे वहाँ भी पढ़ना है, पीजी में जाएंगे जूलॉजी में वहाँ भी पढ़ना है। यानी ये हमेशा ज़रूरत है, लाइफ में तो ज़रूरत है ही। हमारे शरीर में कैल्शियम का मेजर पोर्शन होता है बोन में, 97%। 3% ही होता है जो ब्लड क्लॉटिंग मसल कंट्रैक्शन में काम आता है। अदर फैक्टर्स में है टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा जो होता है क्लॉटिंग के प्रोपोर्शनल होता है। एंटीकोगुलेंट है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट का भी यूज करते हैं, जैसे हेरोडाइन वगैरह, केचुआ, लीचिंग, कोई घाव वगैरह हो गया वहाँ लीच को चिपकाया जाता है, वो क्या करता है उसको क्लॉट करता है। तो ये भी फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स आर द मेन फैक्टर। which are as follows। पहला है आपको फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या है? याद रखिएगा, लिक्विड प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये है प्रो हार्मोन ऑफ प्लाज्मा। सबको प्लाज्मा प्रोटीन ही करते हैं, लीवर में जो सिक्रीट होता है। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या करता है? ये लिपिड इन नेचर है,
lipid which react with Ca++। चौथा आपका कैल्शियम है, कैल्शियम आयन, ये convert थ्रोम्बोप्लास्टिन into थ्रोम्बोकाइनेज। पांचवा है प्रोएसिलिरीन। प्रोएसिलिरीन ये क्या करता है, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। ये जेनेटिक फैक्टर है। फिर है एसिलिरीन, ये हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। सातवां है प्रो कन्वर्टिन। ये जो होता है एसिलिरीन, ये इसको हम ऐसे लिखें, ये नहीं, ये होता है यही वाला, मतलब हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल फैक्टर, मतलब ये दोनों जो होता है सेम टू सेम है। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आठवां है आपको एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। ये जो होता है जेनेटिक फैक्टर विच काउज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इज ए डिजीज ऑफ नॉन ब्लड क्लॉटिंग। नोमा है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर है, ये भी आपका जेनेटिक फैक्टर है। काउज हेमोफीलिया। 10वां में हम आ जाएं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये भी सेम है आपको, जेनेटिक फैक्टर लाइक ANF, फैक्टर फॉर हेमोफीलिया। 11 में आ जाएं, यह है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसको हम PTA कहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इट्स डिफिशियंसी, ये हेमोफीलिया होता है।
its deficiency cause हेमोफीलिया। मतलब ये भी जेनेटिक फैक्टर है। 12वां फैक्टर है आपको हाउ हैगमैन हैगमैन फैक्टर। ये क्या करता है? मैच्योर परमेबिलिटी परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल। और 13वां फैक्टर है लकी लोना लॉर्नर्ड फैक्टर। LLF कहेंगे, LLF। ये है स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। स्टेबलाइजिंग क्लॉट फैक्टर कर देंगे, यानी कि क्लॉट को स्टेबलाइज करता है। ये 13 फैक्टर्स तो हैं ही, इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स या एसेसरी फैक्टर। और इसमें आ जाएगा रफनेस, जो हम पहले ही बताए थे। दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर। तीसरा आ जाएगा एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब आर्टिफिशियल और अदर केमिकल। अदर केमिकल में आप तो हाइरोडाइन होता है, ये आपको लीच में पाया जाता है। ठीक है, इतना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो आपको कम से कम मैकेनिज्म तो याद रखना पड़ेगा। क्या क्या हुआ था? ब्लड जैसे ही टूटा तो रफनेस हो गया, और रफनेस के कारण क्या हुआ? एक केमिकल रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और वो कैल्शियम से रिएक्ट किया और बदल गया किस में? एंजाइम में। नहीं, आप उसको आप देख करके देखिए, बदल गया एंजाइम में। और इस एंजाइम को क्या करते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है इनएक्टिव हार्मोन प्रोथ्रोम्बिन को बदल दिया किस में? एक्टिव हार्मोन थ्रोम्बिन में। अब ब्लड के प्लाज्मा में लिक्विड प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, उसको वो कन्वर्ट कर दिया किस में? सॉलिड प्रोटीन फाइब्रिन में। और वो फाइब्रिन फाइबर लाइक होगा तो नेटवर्क बना देगा, और उसमें WBC RBC फंस गया। और कई फैक्टर 13 फैक्टर्स में होता है जो उसको स्टेबलाइज करता है, यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। 2 से 15 मिनट में, 15 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और उसके बाद रिपेयरिंग होगा। अगर ये क्लॉटिंग में 2 आवर्स का टाइम लगता है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो उसको हम क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ब्लड तो हो गया, ब्लड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हार्ट एंड ब्लड वेसल। थैंक यू। हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे।